Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 16 फरवरी 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है। सोलोमन आइलैंड को काफ़ी चर्चा में है, तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसका आंसर सभी लोग को मालूम होगा। तो यहाँ पे बोला गया हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो कि राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस को प्रोटेक्शन देता है। ऑप्शन ए बोलता है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 25 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 29। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। देखो, अगर अभी भी इसका आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये हमारा पेज नंबर 1 है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के न्यूज़पेपर में। आज वीडियो थोड़ा सा लेट भी हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग कवर करने वाले हैं और अपने ही तरीके से, जो कि हम लोग अलग से नोट्स वगैरह सब कुछ साथ में प्रिपेयर करते हैं। काफ़ी रिसर्च लगती है इस पूरे एनालिसिस के अंदर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये हेल्प देने वाला है। तो ये जो आर्टिकल है पहला वाला, ये रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में डिस्कशन करता है और काफ़ी बार हम लोगों ने डिटेल में इसके बारे में चर्चा की है। बट अभी यहाँ पर कुछ नया है। नया क्या है उसको हम समझेंगे। देखो, अभी क्या हो रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में एक विवाद सा बन चुका है और यूएस यहाँ पर बार बार क्या बोलता है कि रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन को इन्वेड कर लेगा, इसको कब्जा लेगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर। इनफैक्ट पिछले कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था जहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने बोला था जो 16 फरवरी होगी, ये 16 फरवरी में यहाँ पर कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। इस प्रकार के स्टेटमेंट पहले भी आते रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स कवर करे गए थे। तो अपने आप में ये डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा चर्चा, दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा विवाद आज के टाइम पर चर्चा में है वो रशिया और यूक्रेन का विवाद है। बट अभी रशिया क्या बोलता है, देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ, एक मैप पे लेकर चलता हूँ। हालांकि आप लोगों ने ये मैप काफ़ी बार देखा होगा। इनफैक्ट पता है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट हम लोग पिछले 3 महीने से रेगुलर कवर कर रहे हैं। ये पिक्चर मैं आप लोगों को हमेशा शेयर करता हूँ। पता है, इस पिक्चर के ऊपर ही कम से कम 2 लाख व्यूज़ हैं, ठीक है, इस पिक्चर के ऊपर। तो मैं यही सोच रहा था कि कितना बार यहाँ पर ये न्यूज़ आ चुकी है, कितनी बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है। बट कोई बात नहीं, एक बार ओवरव्यू लेते हैं। देखो, यहाँ पर आपको रशिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर यूक्रेन देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यूएस ने बताया कि लगभग रशिया ने 1 लाख सोल्जर्स इस वाले बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं, यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं, ठीक है। यूएस हम लोगों को ये बता रहा है, लेकिन रशिया क्या बोल रहा है, रशिया ये बोल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ बॉर्डर पर रशिया और बेलारूस मिलकर अभ्यास कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज अब खत्म हो रही है और वापस से जो भी इनके ट्रूप्स है वो मतलब जो वापस से जा रहे हैं, वापस से अपने कंट्रीज़ के अंदर ये लोग जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया रशिया के थ्रू, ठीक है। तो रशिया ने यहाँ पर बोला है कि ये ट्रूप्स को पुल बैक कर रहे हैं उन एरिया से जो कि यूक्रेन के पास में है, ठीक है, जहाँ पर एक एक्सरसाइज चल रही थी। ये पिक्चर आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर एक टैंकर का पिक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, जो रशियन टैंक्स हैं ये वापस से घर जा रहे हैं इस एक्सरसाइज को अटेंड करने के बाद। एक अभ्यास चल रहा था अभी तक रशिया और बेलारूस के बीच में, ऐसा रशिया बोल रहा है। देखो, अभी भी यहाँ पर कोई चीज़ें बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, कोई भी फिक्स्ड चीज़ें नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये डेफिनेटली यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी है,
ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी सैटेलाइट इमेजेस से कल एग्जैक्टली मैंने देखी भी थी, आप लोग भी देख सकते हो, गूगल पर अवेलेबल हैं, सब कुछ मिल जाती हैं, कि जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर पर रशिया ने बहुत सारी अपने जो सोल्जर्स है वो डिप्लॉय कर दिए, बहुत सारे टैंकर, बहुत सारे वेपन्स, सब कुछ यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है, और कोई भी कंट्री ऐसे फालतू में नहीं करेगी। ठीक है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा कारण भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, बट है क्या यहाँ पर आर्टिकल का क्रक्स यही है कि रशिया यहाँ पर बोला कि हम अभ्यास कर रहे थे और हम लोग अब अपने सोल्जर्स को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और रशिया हमेशा से ही कहता हुआ आया है कि हम लोग नहीं इन्वेड करेंगे, हम लोग नहीं कब्जाएंगे यूक्रेन को, ऐसा रशिया ने बोला है। ठीक है, हालांकि इसी को लेकर कुछ और आर्टिकल्स भी हैं, आगे उसको हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा वर्ल्ड पेज होता है ना, वहाँ पर और भी आर्टिकल है, वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा रशिया ने कुछ अपनी शर्तें रखी हैं, ये शर्तें मान लो हम लोग इन्वेड नहीं करेंगे, वो शर्तें कौन कौन सी है मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आर्टिकल क्लियर हुआ। नाउ अब इसी आर्टिकल के अंदर एक और ज्वाइंट आर्टिकल है छोटा सा, ये वाला आप देख पाओगे, जिसके ऊपर आज का आपको थंबनेल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया ने एडवाइस कर दिया है अपने लोगों को जो कि यूक्रेन में रह रहे हैं कि भाई यूक्रेन को तुम भी छोड़ दो टेम्पररी बेसिस पर। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन के साथ क्राइसिस है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन के बारे में आपको बताया, तो जो यूक्रेन में है वहाँ पर ही बहुत सारे भारतीय लोग रहते हैं, बहुत सारे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उनको एडवाइस दिया, उनको सलाह दी कि आप भी टेम्पररी बेसिस पर छोड़कर आ जाओ यूक्रेन। ठीक है, तो इंडिया ने भी अभी ये दे दिया है स्टेटमेंट। अभी तक कौन कौन सी कंट्रीज, अभी तक बहुत सारी कंट्रीज है, जर्मनी, यूके, यूएस, इन सब ने तो मतलब ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि भाई बहुत खतरा है वहाँ पर, तुरंत निकल के आओ, सब कुछ बंद करके आओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल आओ। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर थोड़ा सॉफ्टली बोला है कि भाई हम आपको सलाह दे रहे हैं, आप लोग यूक्रेन के अंदर कहीं पे भी घूमना मत, और उसके बाद जो है टेम्पररी बेसिस पर आ जाओ, सिचुएशन सही होती है तो वापस से चले जाना। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखकर पॉसिबिलिटी लगती है कि आने वाले टाइम पर यूक्रेन में एक बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, डायरेक्टली मैंने आप लोगों को बता दिया है सिंपल से शब्दों में। लेकिन अभी आपको पता होगा, जैसे रशिया यूक्रेन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो साथ ही साथ जब हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इस आर्टिकल को रिलेट कर लिया करो, जैसे कि जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस, इसको रिलेट कर सकते हो। बट ये तो आपको पता है, ये तो मैं रोज़ सिखा ही रहा हूँ, रोज़ हम लोग इसको कवर करते ही हैं। बट हो क्या रहा है यहाँ पर, आपको इस आर्टिकल के अंदर रशिया यूक्रेन देखने को मिलेगा, तो इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन भारत के साथ कैसे हैं, इनको भी कवर कर लिया करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको सर्च करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए मैंने वो काम कर दिया है, यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो। मैंने ये जो आपको कॉमेंट दिख रहा है ना, ये जो आपको येलो सा पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर क्लिक करना। एक में रशिया और इंडिया के रिलेशंस हैं, और दूसरे में इंडिया और यूक्रेन के रिलेशंस। तो भारत के साथ जो रिलेशंस है दोनों कंट्रीज़ के, वो कैसे हैं वो भी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करवा दिया। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि इंडिया यूक्रेन के रिलेशंस कहाँ पर आज के टाइम पर स्टैंड करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज़ के, जो कि स्टार्ट हुए थे जब से यूक्रेन आज़ाद हुआ है। आपको पता होगा यूक्रेन जो है आज़ाद हुआ है जब यूएसएसआर टूटा था। यूक्रेन पहले यूएसएसआर का यानी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। 1991 में यहाँ पर यूएसएसआर टूटा, उसके बाद यूक्रेन बना, और फिर उसके बाद यूक्रेन को ही तुरंत आप कह सकते हो कि उसी साल में भारत ने एज अ सोवरेन कंट्री, एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री रिकग्नाइज दे दिया कि भाई हाँ तुम एक कंट्री हो। भारत ने यहाँ पर कंट्री को बोलकर और एक रिलेशन मेंटेन करे। फिर उसके बाद 1991 में हमारे रिलेशन मेंटेन हो चुके थे, और अगले ही साल 1992 में भारत ने अपनी एक एम्बेसी, जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, वहाँ पर एम्बेसी बना दी। ठीक है, यूक्रेन ने अपने बहुत सारे मिशन न्यू दिल्ली के अंदर ओपन कर दिए फरवरी 1993 के आसपास। तो 1991 में देश आज़ाद हुआ। 1992 के मतलब आज़ाद नहीं कह सकते कि टूटकर एक कंट्री बना था। तो 1992 के अंदर आप देख पाओगे भारत ने एम्बेसी बना दी। 1993 में उन्होंने यहाँ पर अपने मिशन भारत के अंदर चालू कर दिए। तो रिलेशंस काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद आज के टाइम पर एक अल्टीमेट लेवल पर रिलेशन है। तो भारत के साथ जो रिलेशन है वो चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन, दोनों के साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं आज के टाइम पर। ठीक है, एग्जैक्टली अगर हम बात करें डिफेंस रिलेशन, तो डिफेंस रिलेशन भी दोनों ही कंट्रीज़ के साथ में है। इनफैक्ट जब आप लोग भारत की इंडियन एयरफोर्स देखोगे, नेवी देखोगे, तो आर्मी देखोगे, तो इनके पास जो ज़्यादातर वेपन्स हैं वो रशियन ऑरिजिन वेपन्स है। रशिया से हम लोगों ने काफ़ी सारे वेपन्स को ले रखा है, और उसी प्रकार से यूक्रेन से भी हम लोग एक टाइम पर बहुत सारे वेपन्स लिया करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें, यूक्रेन R-27 एयर टू एयर मिसाइल को मैन्युफैक्चर करता है, जो कि आज के टाइम पर हमारी इंडियन एयरफोर्स जो Su-30 MKI फाइटर क्राफ्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर यूज़ कर रही हैं।
तो अलग अलग मिसाइल्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पर सिनेरियो थोड़ा सा बदल चुका है। भारत अब अपनी तरफ पूरी तरह से फोकस कर रहा है। हम लोग बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को खुद अपने कंट्री के अंदर डेवलप कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर अब हम लोगों ने भी सप्लाई करना चालू कर दिया इन वेपन्स को, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। व्यापार के मामले में बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा मतलब यूक्रेन का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन देखने को मिलेगा। और साथ साथ बताया गया हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, ट्रेड बिल्कुल मस्त चलता है। अगर हम बात करें भारत जो है यूक्रेन में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। कल्चर के बारे में बात करें तो बहुत सारे लगभग 30 यूक्रेनियन कल्चरल एसोसिएशन ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे पूरे यूक्रेन के अंदर, जो कि इंडियन डांसेस को प्रमोट करते हैं। प्लस उसके बाद लगभग 20,000 से ज़्यादा, यहाँ पर 18,000 लिखा है, थोड़ा डेटा पुराना है, क्योंकि देखो होता क्या रहता है, जब भी आप लोग कोई इंटरनेशनल रिलेशन की बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको अपडेट होती रहती है, उसके नए नए एडिशन आते रहते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं, बट अदरवाइज सारी चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। तो कोई भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक पढ़ते हो, ठीक है, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें सजेशन आपके लिए यही रहेगा, जो भी टॉपिक चर्चा में है, जैसे रशिया यूक्रेन चर्चा में, तो रशिया के साथ भारत के रिलेशन कैसे हैं, यूक्रेन के साथ कैसे हैं, ठीक है, तो इनको आप लोग कवर कर सकते हो। जो यूज़ में मतलब करंट अफेयर में उनको आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि अभी 20,000 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन के अंदर, जो कि मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं। प्लस बहुत सारे बिजनेस प्रोफेशनल्स देखने को मिलेंगे, जो कि फार्मास्यूटिकल, आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एजुकेशन सभी कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। तो क्या है, अब इतने सारे लोग हैं, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर यूक्रेन को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि हाँ कहीं ऐसा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। हम लोग नहीं चाहते कोई डिस्प्यूट और हम लोगों को काफ़ी नुकसान हो। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर इस प्रकार से एक वार्निंग दे दी है, ठीक है। इसको मैंने अभी करंट अफेयर से भी रिलेट कर दिया। अब चैलेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब कि देखो रिलेशन तो काफ़ी अच्छे हैं, आप लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, बट प्रॉब्लम्स भी इन रिलेशंस के बीच में। प्रॉब्लम्स क्या है कि आपको पता होगा 2014 की बात है, ये आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा, इधर रशिया देखने को मिलेगा। ये जो नीचे रीजन है क्रीमिया वाला, इस पर्टिकुलर रीजन को रशिया ने हथिया लिया था 2014 में। अब इंडिया यहाँ पर फंस गया कि हम पे किसको सपोर्ट करें, रशिया को सपोर्ट करें या यूक्रेन को सपोर्ट करें। लेकिन जब जब रिजोल्यूशन पास हुआ है, जब जब यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठा है, तब तब आप देख पाओगे इंडिया ने यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट रशिया को ही किया है, रशिया की तरफ तो झुकाव हमारा ज़्यादा रहा है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन अब की बार जो अभी चौथी ब्रिक्स की समिट हुई थी, ठीक, सॉरी ब्रिक्स कह रहा हूँ, चौथी क्वाड की मीटिंग हुई थी, अभी आपको ध्यान रखना है, क्वाड की मीटिंग हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, है ना, मेलबोर्न में। वहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, वो भी गए थे, और चारों कंट्रीज़ के जो भी लीडर थे वो सब आए थे। और वहाँ पर रशिया और यूक्रेन का मुद्दा उठाया गया था। पता है भारत ने यहाँ पर कोई स्टेप ही नहीं लिया, भारत ने यहाँ पर इस मुद्दे पर न्यूट्रल रहा, भारत ने कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशन डेवलप हैं। चलो, इसी आर्टिकल को मैंने एक और न्यूज़ से रिलेट कर दिया, जो कि अभी रिसेंटली चर्चा में थी, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सारी बातें हैं इंडिया यूक्रेन को लेकर, इन सब चीज़ों को अवेल कर सकते हो आप लोग। इस पीडीएफ में ही आप लोग को ये पिन करके दे दिया गया है। अब जैसे इंडिया यूक्रेन के बारे में पढ़ा, उसके बाद मैंने इंडिया रशिया के बारे में भी सारी चीज़ें मेंशन करके यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया कि भाई इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है ना, वो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हम लोग बहुत लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से हम लोग यहाँ पर बहुत सारी डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज कर रहे हैं। एक टाइम पर रिलेशन खराब हुए थे, लेकिन आज के टाइम पर रिलेशन काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। इनफैक्ट आप ये इमेजिन कर सकते हो कि मतलब हम लोगों को डर है कि हमारे ऊपर जो यूएस के कार्ड्स या सैंक्शंस है वो लग सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने S-400 डील कर रखी है। किसके साथ? रशिया के साथ हम लोगों ने S-400 सिस्टम मंगा रखे हैं। तो रिलेशन यहाँ तक आज के टाइम पर जाते हैं। और कार्ड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रिसेंटली मैंने आपसे पूछा भी था और बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, इनफैक्ट वही मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप ही बता दो। तो मतलब यार एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हम लोग रेगुलर डिस्कस करते रहते हैं। तो कार्ड्स की फुल फॉर्म क्या, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को सभी को टाइप करना है, ठीक है। अब क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ इंडिया रशिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, खासकर डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। अगर आप लोग देखोगे ना, तो अभी हम लोगों ने S-400 डील करी है। देन उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, Su-30 MKI हो गया, MiG-29 एयरक्राफ्ट हो गया, ये सब हम लोगों ने रशिया से डील कर रखी है। AK-203 राइफल की डील कर रखी है, KA-260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है, उनकी डील कर रखी है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ना, तो इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल, सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल, इसको बना रखा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है आप लोगों से, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है रिसेंटली भारत ने एक कंट्री को बेचा है, ठीक है, और उस कंट्री का नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, ठीक है। प्लस इंडिया और रशिया की जब हम बात करते हैं, दोनों के बीच में बहुत सारे अभ्यास होते हैं, जैसे कि इंदिरा अभ्यास होता है। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में मतलब ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होती है, और यहाँ पर नेवी के बीच में भी अभ्यास होता है। उसके बाद यहाँ पर इनके आर्मी के पास अगर हम बात करें तो देखो
जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हमारी नेवी के पास आईएनएस विक्रमादित्य है, इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, एक विशाल सा जहाज जो कि एयरक्राफ्ट्स को अपने ऊपर कैरी करता है, तो ये भी रशियन ओरिजिन है। उसके बाद आर्मी के पास T-90 T-72 मेन बैटल टैंक है, ये भी रशियन ओरिजिन है। एयरफोर्स के पास भी हमारे पास Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये भी यहाँ पर रशियन ओरिजिन है। तो दोनों के साथ ही रिलेशंस भारत के बहुत अच्छे हैं। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है आने वाले टाइम पर, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हम लोग किसके साथ मेंटेन करके चलें चीज़ों को, ठीक है, किस कंट्री के साथ हम लोग जाएं, तो ये हमारे लिए काफ़ी तक डिफिकल्ट हो जाएगा। बट देखो, सभी लोगों का यहाँ पर होप यही होगी, हम लोग की आशा भी यही है कि ऐसा कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो जिससे काफ़ी हद तक नुकसान होगा, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट क्रिएट ना हो और चीज़ें जो भी चल रही हैं वो रिजॉल्व हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आई होप आप लोग को ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है, काफ़ी सारी क्लैरिटी मैंने आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ज़बरदस्त आर्टिकल है अगला वाला। बात की गई है एंटी लिंचिंग बिल्स को पास किया गया है 4 राज्यों के अंदर, बट हमारी सरकार क्या बोलती है, हमारी केंद्र सरकार बोलती है जो ये लिंचिंग है ये क्राइम नहीं है, क्योंकि क्राइम अगर होता तो इसके बारे में कहीं ना कहीं डिफाइन होता, चाहे वो इंडियन पिनल कोड हो चाहे कहीं पर भी हो। बट यहाँ पर लिंचिंग को मतलब एज अ क्राइम ना कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, ऐसा हमारी केंद्र सरकार ने बोला है। बट देखो, लिंचिंग ऑब्वियसली यहाँ पर एक सबसे बड़ा मतलब एक इशू देखने को मिलेगा। लिंचिंग मतलब क्या, मतलब ये होता है, देखो मॉब लिंचिंग का मतलब होता है भीड़, भीड़ अपने हाथ में कानून को ले लेती है, ठीक है। अगर भीड़ को लगता है कि हाँ इस व्यक्ति ने एक गलत काम किया है, तो वो जो भीड़ है वो उस व्यक्ति को जाकर मार देती है, इनफैक्ट इतना पीटते हैं या अधमरा कर देते हैं या फिर जान से मार देते हैं। इसी को मॉब लिंचिंग बोलते हैं, ठीक है, भीड़ तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या बोला गया कि देखो 4 राज्यों के अंदर मॉब लिंचिंग को लेकर मतलब जो बिल्स है वो पास कर दिए गए हैं कि भाई मॉब लिंचिंग को रोका जाए। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, वो है झारखंड, राजस्थान, मणिपुर और वेस्ट बंगाल। ये आप लोग को ध्यान रखना है, अभी इसके ऊपर आऊँगा। बट अभी यहाँ पर ये बोला गया है, ये जो बिल पास किए गए हैं इस मॉब लिंचिंग को लेकर, ये 4 राज्यों के थ्रू ये पिछले कुछ सालों में पास किए गए हैं। प्लस यहाँ पे हमारी सरकार ये भी बोलती है कि देखो अगर हम लोग एक पर्सपेक्टिव से देखें तो लिंचिंग इज़ नॉट डिफाइंड एज अ क्राइम अंडर आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के अंदर यहाँ पर लिंचिंग एक तरीके से क्राइम के तौर पर डिफाइन नहीं किया गया है, एज अ क्राइम नहीं बताया गया है। इनफैक्ट हमारी जो होम मिनिस्ट्री है इन्होंने पार्लियामेंट में 2019 में ये भी बताया कि देखो लिंचिंग को लेकर कोई भी सेपरेट डेफिनेशन नहीं देखने को मिलेगी। हम लोग लिंचिंग के अंदर जो भी सज़ा दे रहे हैं वो सब हम लोग यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 300 और 302 का इस्तेमाल करके दे रहे हैं, जो कि मर्डर को लेकर बात करता है। तो लिंचिंग को लेकर कोई भी स्पेसिफिक अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करें तो कुछ भी ऐसा मेंशन्ड है नहीं, ऐसा यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार बोलती है। बट उसके चीज़ों को देखने के बावजूद भी यहाँ पर आप देख पाओगे ये अलग अलग राज्य सरकार ने ये लॉस पास करे हैं, जिसको आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो। जैसे कि झारखंड के अंदर यहाँ पे लॉ पास किया गया है, बिल पास किया गया है, ठीक है, और वो बिल का नाम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल। उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर यह है। सभी के अंदर बिल के अंदर एक कॉमन चीज़ है कि भाई मान लो यहाँ पर कहीं पर अभी किसी भी राज्य के अंदर, इन 4 राज्यों में से कहीं पर भी क्या होता है कि एक भीड़ जाकर अगर किसी व्यक्ति को मार देती है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो जिन भी लोगों ने ये काम किया है उनके ऊपर फाइन लग सकता है या फिर उनको जेल होगी। जेल यहाँ पर सब जगह पर अलग अलग मतलब टर्म बता रखा है, कहीं पर 3 साल की और मैक्सिमम उसको मतलब कि पूरी ज़िंदगी भर की जेल हो सकती है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई। साथ ही साथ फाइन भी यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग डिफाइन किया गया है। कहीं पर जो फाइन है वो 3 लाख से 25 लाख के आसपास है, कहीं पर 1 से 5 लाख के आसपास है। तो मतलब अलग अलग स्टेट है, अलग अलग हिसाब से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसको ज़्यादा गो थ्रू नहीं करना है डिटेल में, एक बार बस खाली ओवरव्यू ले सकते हो, बट इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बट अगर मॉब लिंचिंग को लेकर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मेंस में हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसको लेकर मैंने काफ़ी सारे स्टैटिक पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। यहाँ से हम लोग इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि इस आर्टिकल को हम लोग रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 से। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस का हमारे सिलेबस के अंदर एक टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग है क्या? मॉब लिंचिंग एक टर्म है जहाँ पर क्या होता है, एक मतलब कि आप कह सकते हो एक जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो यहाँ पर एक तरीके से वायलेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये आपको मॉब लिंचिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इनके हिसाब से लगता है मतलब इस भीड़ को लगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने गलत किया है और इसको कानून के हिसाब से सज़ा नहीं मिल रही है, ठीक है। तो क्या होता है, वो भीड़ खुद यहाँ पर उस व्यक्ति को पनिश करती है, जो सारा कानून है, सारा लॉ है, वो अपने हाथों में ले लेती है। इसी को हम लोग मॉब लिंचिंग बोलते हैं। अब मॉब लिंचिंग के पीछे कई कारण हैं। कारण क्या, कारण 1 क्या है, वो लैक ऑफ स्पीडी जस्टिस। मतलब कोई अगर इशू हो रहा है, मान लो अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, मतलब कोई भी विवाद हुआ, तो अगर वो कोर्ट में भी जाता है तो उसमें क्या हो रहा है, जस्टिस बहुत डिले मिल रहा है, ठीक है, बहुत देरी लग जाती है। तो कोर्ट सिस्टम हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो
जो ये जस्टिस सिस्टम है ना, इसके अंदर काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी, मतलब बहुत धीमी गति से वर्क कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर ये मॉब वॉयलेंस देखने को मिलता है। दूसरा कारण क्या है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर भी इनएफिशिएंसी देखने को मिल रही है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सही से काम नहीं कर रही है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि लोगों की जान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, एक हार्मनी को प्रोटेक्ट करें। बट यहाँ पर क्या है, बहुत सारी जगह पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती, मतलब प्रॉपर एक तरीके से काम नहीं कर पा रही है पुलिस, जिसकी वजह से भी आज देख सकते हो कि हेट क्राइम लगातार बढ़ रहा है, मॉब लिंचिंग लगातार बढ़ रही है। मॉब लिंचिंग में भी अलग अलग प्रकार की मॉब लिंचिंग आती है, ऑनर किलिंग, बोवाइन रिलेटेड, सस्पिशन ऑफ चाइल्ड लिफ्टिंग, थेफ्ट, मतलब अलग अलग को देखो यार, मॉब लिंचिंग में कोई भी केस हो सकता है। मान लो किसी ने चोरी कर दी, ठीक है, ठीक है, अब तो क्या हो सकता है, उसके ऊपर भीड़ जो है जाकर मतलब ये लिंचिंग कर सकती है, या कोई भी हो सकता है, किसी ने बच्चे को उठा लिया तो उसके ऊपर मॉब लिंचिंग हो सकती है, कोई भी केस हो सकता है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक चीज़ डिफाइन नहीं है। अगर हम बात करें मॉब लिंचिंग को लेकर, अगर मॉब लिंचिंग होती है तो इससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें इश्यूज़ भी हैं। जैसे कि मॉब लिंचिंग कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। अगर आप लोग देखोगे आर्टिकल 21 जो हमारे संविधान के अंदर वो बात करता है किस चीज़ के बारे में, आर्टिकल 21 यहाँ पर एक तरीके से देखोगे ह्यूमन डिग्निटी के बारे में, मानव के गौरव के बारे में, मानव मर्यादा के बारे में बात करता है। ठीक है, तो उसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। साथ साथ बताया गया जो भी हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 15 के अंदर भाई कि भेदभाव ना हो बिल्कुल भी, ये सारे राइट्स हैं हमारे। तो आर्टिकल 21 हुआ, आर्टिकल 14 हुआ, आर्टिकल 15 हुआ, इन सारे आर्टिकल का वॉयलेशन हो रहा है अगर यहाँ पर इस प्रकार से मॉब लिंचिंग देखने को मिल जाती है तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आप लोगों को मॉब लिंचिंग के बारे में बता दिया। प्लस जो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर पॉइंट मेंशन है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि भाई देखो जो मॉब लिंचिंग है ना, इसको लेकर कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है कहीं पर मेंशन नहीं है कि एज अ क्राइम, कोई भी यहाँ पर चीज़ें इंडियन पिनल कोड के अंदर ये देखने को मिलेंगी नहीं। ठीक है, प्लस मॉब लिंचिंग को लेकर काफ़ी सारे मेजर्स उठाए गए हैं, जैसे कि 2017 में एक केस हुआ था, तहसीन एस पूनावल्लभ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई देखो मॉब लिंचिंग अपने आप में खतरनाक है, इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर इसको हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी बोल दिया था। ठीक है, और बहुत मतलब खतरनाक है ये मॉब लिंचिंग, इसको रोकना ज़रूरी है। उसके बाद एक और वेरियस कंपनसेशन स्कीम्स वगैरह चलाई गई हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि भाई यहाँ पर क्या है, जो भी विक्टिम है जिसको मार दिया गया है, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई इसी मॉब लिंचिंग के अंदर, तो उसके फैमिली को यहाँ पर एक कंपनसेशन मिल जाए, उसकी डेथ के ऊपर कुछ अमाउंट प्रोवाइड करवा दिया जाए। ठीक है, तो कंपनसेशन स्कीम्स भी चलाने के बारे में चर्चा की है। 2019 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार और से बोला कि, और राज्य सरकार से बोला कि आप यहाँ पर सारी चीज़ें देखो और उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, कंपनसेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो, जहाँ पर भी इस प्रकार से डिस्प्यूट होता है वहाँ पर कंपनसेशन जारी कर सकते हो। तो अभी 4 स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया। पहले तो मणिपुर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान ये है, और चौथा आपको झारखंड देखने को मिलेगा। झारखंड असेंबली ने रिसेंटली यहाँ पर इस बिल को पास किया है मॉब लिंचिंग को लेकर। आई होप आप लोगों को मॉब लिंचिंग के बारे में काफ़ी सारी बातें अच्छे से जानने को मिल गई हैं, प्लस कैसे लिख सकते हो वो सब बातें प्रोवाइड करवा दी गई हैं। सब कुछ डिटेल में हम लोगों ने इसका पोस्टमार्टम किया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो बहुत सारे लोगों के पीडीएफ में, क्योंकि पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देता हूँ ना, तो पीडीएफ के अंदर ये जो आर्टिकल्स जो मैंने आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी थी ये ओपन नहीं हो पाती है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैंने आप लोग के लिए एक और टेलीग्राम चैनल बना रखा है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स के नाम से, तो फटाफट उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम पर 2 चैनल देखने को मिलेंगे, एक है दीपक यादव एजुकेशन, दूसरा है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स, दोनों को ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, करंट अफेयर का पीडीएफ, और ये यहाँ पर द हिंदू का पीडीएफ, और भी स्पेसिफिक नोट्स जो भी आपको यूपीएससी में हेल्प करते हैं वो सब प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात की है जो एक्सपोर्ट्स है हमारा, वो जनवरी के मंथ में थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अब सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी जनवरी का मंथ निकला है, क्योंकि फरवरी चल रहा है, 16 तारीख है, तो बट जनवरी पिछले महीने की बात है, जो एक्सपोर्ट है वो 25% से इंक्रीज होकर लगभग 34 मतलब आपके साथ 25% से इंक्रीमेंट हुआ है, और लगभग $34.5 बिलियन तक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। ये वाला चार्ट देखो, इस चार्ट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो ब्लू वाला बार आपको दिख रहा है ये है एक्सपोर्ट का, और रेड वाला बार इंपोर्ट का है, और ये जो बीच में येलो और ब्लैक डॉट है ये ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार के अंदर कहाँ पर कमी है, कहाँ पर नुकसान हमें देखने को मिलेगा। तो 2020 में अगर हम बात करें तो 2020 देखो, ये जो डेटा है 2020, 2021 और 2022 3 सालों का लिया है, लेकिन इन 3 सालों में सिर्फ और सिर्फ जनवरी के मंथ का ही डेटा है ये। तो 2020 में जनवरी के मंथ में जो हमने एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ पर 25.85% तक का आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे मतलब इतने इतने बिलियन डॉलर्स का आपको एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर डेटा दिया है बिलियन डॉलर्स का, ठीक है। तो इतने इतने 25.85 बिलियन डॉलर्स का डेटा आपको देखने को मिलेगा। 2021 में 27 का हुआ, लेकिन 2022 में आप देख पाओगे हमने एक्सपोर्ट 34 बिलियन डॉलर्स का पहुँचा दिया है। तो एक्सपोर्ट अभी 2022 में बहुत ज़्यादा है। इससे कंपेयर करोगे पिछले साल से या उससे पिछले साल से, तो अब की बार सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या है। लेकिन उसके साथ आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, एक्सपोर्ट के साथ अब की बार हम लोगों ने इम्पोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा कर लिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हुआ और इंपोर्ट भी ज़्यादा हुआ है। रेड वाला लाइन क्या है, ये इंपोर्ट है। तो इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ चुका है। देखो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेड डेफिसिट के अंदर जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा कर लेते हैं और एक्सपोर्ट कम कर लेते हैं। तो इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया गया, 51 में से यहाँ पर 34 माइनस कर दो तो आपको यहाँ पर ये ट्रेड डेफिसिट निकल कर आ जाएगा। तो इंपोर्ट हम लोगों ने ज़्यादा करा और एक्सपोर्ट हम लोगों ने कम किया, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली देख पाओगे ट्रेड डेफिसिट कहाँ पर स्टैंड करता है, जनवरी के मंथ का। तो ये डेटा सिर्फ और सिर्फ जनवरी के मंथ का है। और पूरे आर्टिकल के अंदर क्या क्या बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ हमने एक्सपोर्ट करी, कौन कौन सी चीज़ इंपोर्ट करी है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस आर्टिकल को ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। और देखो ये हर महीने का चेंज होता रहता है, हर महीने का आता रहता है। तो मतलब ये है कि बस खाली आप एक आइडिया ज़रूर रख सकते हो, बस ये है। और ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाना, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। बाकी एक दो चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि जो कॉफ़ी है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, इसका एक्सपोर्ट डबल हो चुका था जनवरी में, ठीक है। ये थोड़ा अलग स्टेटमेंट था। ये क्या था कि कॉफ़ी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ पर डबल कर दिया हम लोगों ने एक्सपोर्ट। हमने बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में इसका एक्सपोर्ट किया है और इससे भी काफ़ी हद तक हमारे पास पैसा आया है, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी जो येलो मेटल इंपोर्ट है या गोल्ड वगैरह है, इसका इंपोर्ट वगैरह कम हुआ है, ये भी यहाँ पर चीज़ें मेंशन देखने को मिलेगी, ठीक है। आई होप आप लोग को ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। इस आर्टिकल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोग को मिल चुकी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो यहाँ पर इस आर्टिकल को भी आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से। आज तो पेज नंबर 1 पर ही काफ़ी सारे आर्टिकल हैं। ये आर्टिकल बात करता है इंडिया ने यहाँ पर जवाब दिया है ओआईसी को। अब ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, चलो मैं पहले ओआईसी के बारे में बता देता हूँ आप लोग को, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। ओआईसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम समझ गए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसको आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर खुद लिखा हुआ है कि भाई जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन चर्चा में आते हैं वो सारे इंस्टीट्यूशन आपको कवर करने होंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन है, इसको कवर करना है, ठीक है। तो ओआईसी क्या है, एक सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर बताया गया यूनाइटेड नेशन आपको पहला ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा देखने को मिलेगा, उसके बाद ओआईसी आता है। ओआईसी के अंदर लगभग 57 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, इसके मेंबर हैं। और नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो मुस्लिम के लिए वर्क करता है, खासकर मुस्लिम कंट्रीज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, ठीक है। मुस्लिम वर्ल्ड के लिए यहाँ पर ये पूरी तरह से आवाज़ उठाता है और मुस्लिम वर्ल्ड की इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करने के ऊपर पूरी तरह से फोकस करता है। ध्यान रखना इंडिया ओआईसी का मेंबर नहीं है। प्लस उसके बाद यहाँ पर ओआईसी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ओआईसी का हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया के जेद्दा में आपको ये देखने को मिलेगा। तो अभी विवाद क्या हुआ, विवाद ये हुआ ओआईसी ने इंडिया की आलोचना कर दी। किस चीज़ को लेकर? आपको पता होगा कर्नाटका के अंदर एक हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है। उस कंट्रोवर्सी मतलब वो कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं, क्योंकि आज के टाइम पर आप देख पाओगे ना, ज़्यादा आर्टिकल्स जो भी पब्लिश हुए हैं वहाँ सभी जगह पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ कॉलेजेस के अंदर हिजाब को बैन किया गया था, ठीक है। बट हुआ क्या, यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से, यानी जो ओआईसी है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसने यहाँ पर इस तरीके से दिखाया कि हिजाब कंट्रोवर्सी पूरे कर्नाटका के अंदर फैली पड़ी है, एक बहुत बड़ा विवाद बन चुका है पूरे देश भर के अंदर। तो ऐसा यहाँ पर ओआईसी ने दिखाया। ओआईसी ने इसकी आलोचना करी। ओआईसी ने बोला कि ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी का मुद्दा चल रहा है भारत के अंदर, इस मुद्दे को यूएन के अंदर लेकर जाना चाहिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंदर यहाँ पर जाना चाहिए। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन को कुछ ना कुछ मेजर्स अपने देने चाहिए, यूनाइटेड नेशन को सोल्यूशन देने चाहिए इस पूरे के पूरे कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो आप कह सकते हो ओआईसी कहाँ कहाँ देख रहा है यार, ठीक है। ये और मतलब इतने बड़े बड़े विवाद हो रहे हैं दुनिया भर में, वो नहीं देखे जा रहे। मतलब आपको पता होगा चाइना के अंदर खासकर जिनजियांग प्रोविंस, काफ़ी बार मैंने आप लोगों को जिनजियांग प्रोविंस के बारे में बता रखा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पर भी जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर कितनी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, काफ़ी अत्याचार हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर वो मुद्दा नहीं उठाया गया। प्लस ऐसे बहुत सारे और भी कंट्रीज़ के अंदर ये देखने को मिलता है, वहाँ नहीं देखने को मिलेगा। इंडिया को स्पेसिफिकली यहाँ पर टारगेट किया गया। एग्जैक्टली हम लोग ये तो समझ ही सकते हैं कि ऐसा इंडिया को ही टारगेट किया गया है ना। ये चीज़ें देख कर कि दूसरे मुद्दे नहीं उठ रहे हैं, तो ये वाला कर्नाटका का जो हाई कोर्ट ये जो अभी हिजाब कंट्रोवर्सी है ये उठ रही है। और एग्जैक्टली हाँ पे हाँ एक चीज़ और है, जो हिजाब कंट्रोवर्सी इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं,
जबकि हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, हाई कोर्ट लगा पड़ा है, अभी हम लोग इसके ऊपर डिसीजन लेकर आने वाले हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी काम किया जा रहा है। उसके बाद भी ओआईसी ने इस मुद्दे को उठाया है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। लेकिन हुआ क्या, अभी पूरा आर्टिकल कवर नहीं हुआ है। ओआईसी ने एक तरफ से मुद्दा उठाया छोड़ो, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अरिंदम बागची, इन्होंने भी बोल दिया कि भाई जो ओआईसी है ना, ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से कम्युनल माइंडसेट का है, ये कम्युनलिज्म दिखा रहा है, ठीक है। रिलीजन के बेसिस पर काम कर रहा है, ये कम्युनल दिखा रहा है, यहाँ पर कम्युनलिज्म ज़्यादा दिखा रहा है, ये इसी माइंडसेट का है और बिल्कुल सही टारगेट किया है, बिल्कुल सही यहाँ पर आप कह सकते हो। अगर आप देखोगे ना, दुनिया भर के इशू देखोगे, जिस हिसाब से यहाँ पर ये मुद्दा उठाया है ओआईसी ने, उस हिसाब से आप कह सकते हो कि बिल्कुल सही, मतलब इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है ओआईसी को। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। देखना ज़रूर, ये वाला आर्टिकल आने वाले टाइम पर काफ़ी बड़ी चर्चा इसके बारे में होने वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल में थोड़ा सा ज़्यादा मैं वो हो गया कि जब ये मैंने मॉर्निंग में आर्टिकल पढ़ा ना, तो मुझे मतलब यही लगा, और जैसे ही मैंने ये देखा कि हाँ ओआईसी ने ये मुद्दा उठाया, और यहाँ पर आप देख पाओगे कि यूएन से बोल रहा है कि भाई कुछ नेसेसरी मेजर देने चाहिए, तो मतलब मेरे दिमाग में एकदम से वही आया कि भाई चाइना के अंदर भी तो काफ़ी हद तक ये जीनोसाइड देखने को मिलता है, जिनजांग प्रोविंस के अंदर, वो मुद्दे तो नहीं उठ रहे, या फिर और भी कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं, ठीक है, वो आज तक उठाए नहीं गए और इसको उठाया जा रहा है। मतलब आप खुद बताओ कि मतलब ये क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया, मतलब ओआईसी के थ्रू क्या बिल्कुल सही बोला गया है? आप लोग खुद यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर इस आर्टिकल को लेकर दे सकते हो। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। उसका आता है अगला आर्टिकल। यहाँ पर एक आर्टिकल देख पाओगे, ये सब अभी हम एक जगह पर डिस्कस करेंगे, बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग काफ़ी बार। आगे एक और आर्टिकल है, वहाँ पे डिटेल में से जानेंगे। अभी एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, जो सनसेट टीवी है, सनसेट टीवी का जो अकाउंट है उसको हैक कर लिया गया था। हैकर का टारगेट बना सनसेट टीवी। अब ये सनसेट टीवी क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ, बट उससे पहले जो यूट्यूब अकाउंट है सनसेट टीवी का, जहाँ पर लाइव प्रोसीडिंग्स चलती हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट चलता है, लोकसभा राज्यसभा की लाइव न्यूज़ यहाँ पर दिखाई जाती है, वो उसी अकाउंट को हैक कर लिया गया और उस अकाउंट का एग्जैक्टली क्या हुआ, सनसेट टीवी का नाम बदलकर इथेरियम कर दिया गया था। ऐसी हैकिंग हुई है सनसेट टीवी अकाउंट की, ऐसा यहाँ पर बताया गया, ठीक है। अब क्या है, ये छोटी सी न्यूज़ है, बट यहाँ पर सनसेट टीवी के बारे में ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि पिछले साल ही चर्चा में है। सनसेट टीवी पिछले साल ही बनकर आया है, ठीक है, बिल्कुल नया है ये, क्योंकि आपको पता होगा। और सनसेट टीवी हमारे यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, जो कि आपको इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी हेल्प करते हैं। आपसे कहते नहीं है कि ये देख लिया करो, हम लोग न्यूज़ में क्या देख सकते हैं, न्यूज़ में आप ये देखा करो सनसेट टीवी, ठीक है। सनसेट टीवी के अंदर काफ़ी सारी डिबेट्स वगैरह आती हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपको पता होगा पहले बहुत सी रिकमेंडेशन आती थी कि भाई आरएस टीवी, मतलब राज्यसभा टीवी देखा करो, लोकसभा टीवी देखा करो, है ना, पहले ऐसे बोला जाता था। आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ वगैरह देखे होंगे, सब चीज़ें देखी होंगी, जहाँ पे एक रिकमेंडेशन दिया करता था भाई आरएस टीवी और एलएस टीवी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो। तो इन्हीं एलएस टीवी मतलब लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था पिछले साल, इन दोनों को मिलाकर ही यहाँ पर सनसेट टीवी बनाया गया है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है मैंने आप लोगों को बता दिया, मतलब न्यूज़ में क्यों था ये बेसिकली सनसेट टीवी, क्योंकि यहाँ पर इसको बनाया गया था एलएस टीवी और आरएस टीवी को मिलाकर। जो आप लोग लोकसभा टीवी के बारे में बात करते हो, तो लोकसभा टीवी यहाँ पर ऑपरेशन में आया, काम कर रहा है, लगभग 2006 से रेगुलर काम कर रहा था, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राज्यसभा टीवी की बात करें तो इसको लॉन्च 2011 में किया गया था। यहाँ पर भी देखो, लोकसभा के अंदर लोकसभा की सारी जो भी न्यूज़ थी वो लाइव प्रोसीडिंग्स आपको देखने को मिलती थी, लाइव टेलीकास्ट चलता था। और राज्यसभा टीवी का जो राज्यसभा में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स है उनका लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलता था, ठीक है। अब क्या हुआ, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को मिलाकर सनसेट टीवी बना दिया गया, और ये सनसेट टीवी ही अभी हैक हुआ है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इस आर्टिकल को भी काफ़ी अच्छे से रिलेट कर लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ठीक है। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर सनसेट टीवी के बारे में बता दिया। सनसेट टीवी को लेकर कुछ रिकमेंडेशन आई थी, 2019 से बात की जा रही थी। एक कमेटी थी, प्रसार भारती चेयरमैन थे उस कमेटी के, सूर्य प्रकाश कमेटी के, जो कि यहाँ पर बात कर रहे थे दोनों चैनल्स को मर्ज कर देना चाहिए, मर्ज करके एक चैनल बना देना चाहिए। क्योंकि अभी हो क्या रहा था, जब पहले एलएस टीवी और आरएस टीवी था, तो बजट में जब भी बजट आता था तो अलग अलग यहाँ पर पैसा अनाउंस करना पड़ता था दोनों के लिए। अब सनसेट टीवी रहेगा तो इसके लिए जो फाइनेंशियल बर्डन वगैरह है वो भी कम हो जाएगा, एक ही जगह पर पैसा अनाउंस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब पहले काफ़ी कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी इस चीज़ को लेकर, बट अभी चीज़ें यहाँ पर बहुत कम न्यूज़ में है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया फिलहाल न्यूज़ क्या थी और जो सनसेट टीवी है वो क्या है, सब कुछ आपको पता चल चुका है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नाउ यहाँ पर एक आर्टिकल है, वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट यूपीएससी डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं, क्योंकि आप लोग मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि पिछले आप 20 साल या 25 साल के पेपर भी उठा के देख लो, तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे गए। बट ये क्वेश्चन ना खासकर वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, एक पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी, नाम है इनका संध्या मुखोपाध्याय, ठीक है। और यहाँ पर एक सिंगर हैं जिनकी अभी डेथ हुई है, एज लगभग इनकी 90 थी, थोड़ी बहुत इलनेस की वजह से यहाँ पर डेथ हुई है। और बताया जाता है जो बंगाली सॉन्ग्स है ना, बंगाली सॉन्ग्स आज के टाइम पर एक नई हाइट पर पहुँचे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से पहुँचे हैं, ये भी यहाँ पर बताया जाता है। प्लस कौन कौन से यहाँ पर फेमस सॉन्ग्स हैं इनके, वो भी यहाँ पर बताए गए, ठीक है। फिलहाल मैंने आप लोगों को वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को बताया है, ध्यान रखना इसके बारे में। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, एनसीबी ने यहाँ पर देखो मांग की है कुछ आइडियाज़ की कि हम लोग कैसे जो ये ड्रग डील है इसको डार्कनेट पर रोक सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो ड्रग का मीनेस है, ड्रग का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो खतरा क्या है मैं आप लोग को अभी बताऊंगा, बट उससे पहले ये जान लो न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जिसका काम है ड्रग्स एडिक्शन को रोकना या फिर ड्रग्स का जो कंजम्पशन हो रहा है उसको पूरी तरह से ख़त्म करना कंट्री के अंदर, है ना। तो उसके लिए एक बॉडी बनाई गई है एनसीबी। और तो एनसीबी ने अभी क्या किया है, डार्कथन 2022 को ऑर्गेनाइज किया है। एक हैकाथन होने वाला है, मतलब जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं, कंप्यूटर वगैरह की बहुत अच्छी नॉलेज है, वो सब जाएंगे वहाँ पर, इस हैकाथन के अंदर बैठेंगे और फिर एक सोल्यूशन निकालेंगे कि किस प्रकार से जो डार्क नेट है ना, डार्क नेट के ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जाए। अब डार्क नेट क्या है, तो डार्क नेट के बारे में मैंने आप लोगों को आज से काफ़ी दिन पहले पढ़ाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो समझने के लिए यहाँ पर ओवरव्यू लेने के लिए काफ़ी है। डार्क नेट यहाँ पर आपको एक डीप वेब का पार्ट देखने को मिलेगा। ये एक नेटवर्क है, इंटरनेट के ऊपर एक नेटवर्क है जिसके अंदर एनक्रिप्शन काम करता है। मतलब कि एक यहाँ पर ऐसा कंटेंट रहता है जहाँ पर एनक्रिप्शन लगाया जाता है, मतलब कि एनक्रिप्टेड कंटेंट, कि वो आपको या किसी को भी वो कोई भी नहीं देख सकता। उसको डिकोड करके यहाँ पर देखा जाएगा तो वो यहाँ पर डार्क नेट के अंदर में आता है, ठीक है। डार्क नेट अगर हम लोग कह सके, चलो मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ। एक पिक्चर मैंने पहले शेयर किया था आपके साथ, वो पिक्चर अगर होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मिल गया पिक्चर, वो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है डार्क नेट के बारे में, ठीक है। देखो जब भी हम लोग डार्क नेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 3 सरफेस आती हैं। एक होता है सरफेस वेब, जो आप लोग फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल, अमेजन, विकीपीडिया, जीमेल, बिंग, ये सब चीज़ें ना, ये सब तो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये डार्क नेट तो इसके अंदर की भी कहानी है, मतलब ये आपको गूगल पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये इसी वजह से यहीं से यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, यहीं से ही ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं पैसा, और यहीं से यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद ड्रग की ट्रैफिकिंग हो रही है, यहीं से पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, ड्रग्स आ जाते हैं कंट्री के अंदर। उसके बाद यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा, तीन लेयर होती हैं डार्क नेट के अंदर। एक होता है आपको सरफेस वेब आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद दूसरा आपको डार्क वेब देखने को मिलेगा। डार्क वेब में क्या होता है, डार्क वेब के अंदर आप कह सकते हो कि जहाँ पे हम लोग चीज़ों को लॉगिन करते हैं, बैंक अकाउंट साइट्स हो गई, ठीक है, यहाँ पर कुछ फाइल्स वगैरह हो गई, सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन हो गई, जहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह करना होता है, वो सब डार्क वेब के अंदर आता है, ठीक है। सॉरी, डीप वेब के अंदर, डार्क वेब बोला हूँ, सॉरी, यहाँ पर ध्यान रखना, डीप वेब के अंदर आता है, जहाँ पर हम लोगों को लॉगिन वगैरह करना है, थोड़ा सा डीप जाना होता है, तो उसको डीप वेब आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डार्क वेब। डार्क वेब अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पर इलीगल इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग साइट्स हैं वो यहाँ पर रन करती हैं। यहाँ पर TOR इनक्रिप्टेड साइट्स होती हैं। TOR मतलब होता है द ऑनियन राउटर करके, ठीक है। ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर ये वर्क करता है। मतलब आप कह सकते हो कि जो अगर डार्क वेब चलाना है तो उसके लिए गूगल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको एक अलग से यहाँ पर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक अलग से आप सॉफ्टवेयर पर इसको यूज़ कर पाओगे, तो इस प्रकार से आपको ये डार्क वेब देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग साइट्स पर ये वर्क करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। ये हम लोग को पता चल गया। तो इसके लेयर कौन कौन से होता है मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के माध्यम से। वो स्पेशल सॉफ्टवेयर में चाहे वो TOR हो सकता है, द ऑनियन राउटर हो सकता है, या फिर I2P हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जिसके बेसिस पर डार्कनेट को चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक है, तो मतलब कि आप कह सकते हो चीज़ें इनक्रिप्टेड हैं, इसका सोल्यूशन कोई निकलता नहीं, इसका तोड़ यहाँ पर निकल पाता नहीं, इंटरनेट से अलग चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी से यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स की तस्करी बहुत ज़्यादा हो रही है, भारत के अंदर ड्रग्स मंगा लिए जाते हैं, कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को लेकर यहाँ पर डार्कथन रखा गया है। डार्कथन के अंदर क्या होगा, जो भी यहाँ पर कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है वो सब जाएंगे यहाँ पर, इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, यहाँ पर बैठकर एक सोल्यूशन निकालेंगे कि हाँ भाई कि किस प्रकार से हम लोग इस डार्क नेट को तोड़ सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस ड्रग की तस्करी को रोक सकते हैं। अब ये ड्रग का खतरा भारत के अंदर है कितना ज़्यादा, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें, जो ड्रग एडिक्शन है इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है भारत के अंदर, खासकर जो भारत के अंदर यूथ है, ठीक है, जो यूथ पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इससे। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि भारत के अंदर देखो ड्रग्स का खतरा कैसे बढ़ा है कि भारत एक सैंडविच की तरह काम कर रहा है। सैंडविच मतलब भारत बीच में आ रहा है, दो ब्रेडों के बीच में है ना। एक तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरफ है गोल्डन ट्रायंगल, दूसरी तरफ है गोल्डन क्रीसेंट, और बीच में भारत फंस जाता है इनके बीच में। वो क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आपको बराबर में पिक्चर देखने को मिलेगा। देखो एक गोल्डन क्रीसेंट क्या है, गोल्डन क्रीसेंट ये है। गोल्डन क्रीसेंट के अंदर आपको 3 देश देखने को मिलेंगे, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। गोल्डन ट्रायंगल के अंदर आपको 4 देश देखने को मिलेंगे, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार या फिर बर्मा, ठीक है। तो क्या है, बीच में इंडिया है। अब आप कहोगे इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि दुनिया भर में जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो धतूरा हो गया, या आप कह सकते हो कि भांग हो गया, ये सारी जो मतलब ड्रग्स वगैरह हैं, मतलब एक ड्रग्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और आप खुद कैसे मतलब एग्जैक्टली अगर हम कहें, जो ड्रग्स का प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं देशों के अंदर होता है। तो ड्रग्स का प्रोडक्शन, अब इनफैक्ट अफगानिस्तान का एग्जांपल ले सकते हो। अफगानिस्तान की ज़्यादातर इकॉनमी इनकी अफीम वगैरह पे डिपेंडेंट है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको ग्रो करते हैं। तो मतलब कि बहुत सारा प्रोडक्शन होता है ड्रग्स का इन कंट्रीज़ के अंदर, और भारत बीच में आ जाता है। तो डेफिनेटली इधर से तस्करी देखने को मिलती है, काफ़ी सारा ड्रग्स भारत के अंदर पकड़ा जाता है। मतलब रेगुलर ये न्यूज़ भी आती रहती है, यहाँ से इतना कॉन्टेंट पकड़ा गया, यहाँ से इतना ड्रग पकड़ा गया, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट बता देगी भारत के अंदर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अफेक्ट हैं आज के टाइम पर इस ड्रग एडिक्शन से। खासकर जो यूथ है वो सफ़र कर रहा है ड्रग्स से, ठीक है। और भारत खुद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग जेनरिक ड्रग्स को बना रहे हैं पूरे, मतलब भारत एक तरीके से कुछ मेडिकल पर्पज़ के लिए हम लोग ड्रग्स को डेवलप कर रहे हैं, उसी का गलत यूज़ यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्लस उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि काफ़ी सारा जो ड्रग्स है वो डार्क नेट से भी यहाँ पर सोल्ड किया जा रहा है, डार्क नेट से बेचा जा रहा है, ऐसा बताया गया। एक अलग वेबसाइट से यहाँ पर एक जो कि अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर रन कर रही है, वहाँ से बेचा जा रहा है, ठीक है। जहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, इनक्रिप्टेड है चीज़ें, जो कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। प्लस उसके बाद 2018 की रिपोर्ट आती है, बताया गया अराउंड 5 करोड़ के आसपास जो इंडियंस हैं वो कैनबीस ओपियोइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब यहाँ पर ड्रग्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अफीम वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर लगभग, मतलब ये डेटा आप देख पाओगे थोड़ा सा पुराना है, तो इसी वजह से यहाँ पर बोला गया कि इसको रोकने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसको लेकर एनसीबी काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। उसके बाद साथ साथ और क्या बताया गया कि लगभग 8.5 लाख पीपल ऐसे हैं जो कि ड्रग्स वगैरह इंजेक्ट कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, ऐसा भी बताया गया। और बहुत सारे लोग यहाँ पर कैनबिस ओपियोइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा केसेस निकलते हुए आ रहे हैं। मतलब इनफैक्ट देश भर के जितने भी केसेस हैं तो उसमें से आधे केसेस यहीं से निकल कर आ रहे हैं। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, क्या सरकार इन चीज़ों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है? तो अलग अलग स्टेप्स उठा रही है, जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि भाई यहाँ पर जैसे सार्क हो गया, ब्रिक्स कंट्रीज़ हो गई, आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सबके साथ मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग इस ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोक पाएँ, इस तस्करी को रोक पाएँ। तस्करी रुकेगी तो हम लोग यहाँ पर अपने कंट्री के अंदर कंजम्पशन को भी रोक पाएंगे, है ना। फिर उसके बाद एक दूसरा यहाँ पर स्टेप आपको देखने को मिलेगा कि नशा मुक्त भारत आपको देखने को मिलेगा। ड्रग फ्री कैंपेन ये भारत ने चला रखा है, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। प्लस जो अलग अलग इंटरनेशनल कन्वेंशन है, अलग अलग यहाँ पर बड़े बड़े अग्रीमेंट्स हैं, उन सबको भारत ने साइन कर रखा है, जहाँ पे हमारा फोकस है कि हम लोग पूरी तरह से ड्रग्स को रोकें। और वो सारे कन्वेंशन कौन कौन से आप लोग इसको देख सकते हो, ये 4 कन्वेंशन है जिसको आप लोग अपने आप रीड भी कर सकते हो। सारे नोट्स आपको यहाँ पर PDF में मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिए गए। क्लियर हुआ? देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इसके बारे में काफ़ी बार मैंने आपके साथ डिस्कशन कर रखा है, बात की गई है सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पर पैनल ने जो CPWD है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, उससे यहाँ पर बोला है कि भाई आप एक प्लान को रिवाइज करो ऑन ट्री रिमूवल। देखो अभी क्या हुआ है कि जैसे हम लोग, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ यार, है ना। पहले ये इसको समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट है क्या? ये पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम पहले शेयर किया था और आज तक ये पिक्चर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है हमारे लिए इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए। सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट अगर आप लोग को देखना है तो कहाँ पर काम चल रहा है, न्यू दिल्ली जाना है, इंडिया गेट जाना है। इंडिया गेट से बिल्कुल सामने देखो, यहाँ पर आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा। इसके बीच का जो रास्ता है, यहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। यहीं पर हम लोग नई नई चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे नई ट्रायंगुलर शेप की पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बन रहे हैं, नए रेसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो गए, नए रेसिडेंट्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो गया, तो नए नए यहाँ पर बिल्डिंग्स बन रहे हैं। अब जहाँ पे नया नया
सब कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनेगी, नया नया यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलेगा, तो इससे क्या होगा, इससे पेड़ वगैरह कटेंगे, पेड़ वगैरह बहुत है तो पेड़ वगैरह कटेंगे। तो बिल्कुल, तो अभी क्या है, नई कुछ और बिल्डिंग्स हैं, उसको लेकर यहाँ पर पैनल ने बोला है कि भाई यहाँ पर ट्री रिमूवल को लेकर कुछ आप प्लानिंग वगैरह लेकर आओ कि पेड़ को कैसे रिमूव करना है। और हो सकता है पहले वाला तरीका ही अपनाया जाए, क्योंकि आपको पता होगा पहले भी पेड़ रिमूव करे गए हैं। पहले पेड़ रिमूव करे गए कैसे, देखो पहले तो काफ़ी सारे पेड़ थे जिनको तो ट्रांसप्लांट कर दिया गया, मतलब लगभग 630 पेड़ थे, 630, जिनको उखाड़ के लेकर गए, उखाड़ के लेकर जाने के बाद दूसरी जगह पर लगा दिया गया। या और इसके साथ साथ एक काम और भी किया, एक दूसरा प्लॉट खाली करा और दूसरी जगह पर हमने काफ़ी सारे पेड़ को लगा दिया है, क्योंकि एक तरफ से पेड़ कटेंगे तो दूसरी तरफ लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर इसको लेकर और भी तरीके से यहाँ पर रिविजन मांगा है कि भाई यहाँ पर और क्या प्लानिंग हो सकती है ट्री रिमूवल को लेकर, क्योंकि अभी और भी एंक्लेव्स बनाने हैं और भी यहाँ पर चीज़ें डेवलप होनी है, तो उसको लेकर और भी पेड़ की कटाई होगी, तो क्या कर सकते हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो उसके बाद हमें अभी एनवायरमेंट क्लियरेंस का वेट करना है, एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलेगा कि पेड़ का क्या करना है, क्या नहीं मिल करना है, फिर उसके बाद ही यहाँ पर ये बिल्डिंग को जो भी बनाना है अभी आगे वो बना पाएंगे। तो ट्री रिमूवल के बारे में चर्चा की गई है, तो ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखना। बाकी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, इसके बारे में आप लोगों को अगर लिखित में चाहिए कि कैसे लिखना है हमें सेंट्रल विस्टा के बारे में, तो ये सारी लिखित में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए, सब टेलीग्राम पर मिल जाएगी और इस PDF में भी मिल जाएगी। अगले आर्टिकल में बात की गई है, भारत यहाँ पर एक तरीके से विलेजेस यानी जो गांव हैं इनके एक डिजिटल मैप्स को तैयार कर लेगा। डिजिटली यहाँ पर ये सारे गांव के मैप्स, प्लॉट्स वगैरह बिल्कुल तैयार रहेंगे, तो ऐसा बताया गया। और इसके लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ड्रोन के थ्रू। ठीक है, जो स्वामित्व स्कीम आपको ये देखने को मिलेगी, इसकी मांग है कि भाई यहाँ पर मैपिंग करी जा सके इन गाँव की, और हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर सारे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को दिया जाएगा। जो लोग प्रॉपर्टी को ओन कर रहे होंगे सारी चीज़ें यहाँ पर अलग से तैयार की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि लगभग 77,716 विलेजेस हैं। ठीक है, उनके मैप्स तैयार करे जाएंगे, ये यहाँ बताया गया। प्लस यहाँ पर लैंड का जो डेटा है वो डिजिटाइज किया जाएगा। ठीक है, मतलब डिजिटल वे में लैंड का डेटा सारा रखा जाएगा। यहाँ पे बताया गया ओनरशिप कार्ड्स को बनाने वाले हैं विलेजेस के लिए, तो पूरी तरह से जो गांव के एरिया हैं, ठीक है, उनके लिए एक डिजिटल मैप तैयार करेंगे कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर एरिया का ये पूरा मैप है, इसको आप ऑनलाइन देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको लेकर यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो अभी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली यहाँ पर ध्यान रख सकते हो उसके बारे में। आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो इकलौता आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया गया वेयर इज़ द यूक्रेन क्राइसिस हेडेड टू। यहाँ पर मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पर क्या हो रहा है आज के टाइम पर। देखो, रशिया ने काफ़ी सारे सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं, अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया। लगभग 1,30,000 रशियन जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर पूरे यूक्रेन के इर्द गिर्द फैला दिए हैं। ये आप देख पाओगे, ये आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा, ऊपर रशिया देखने को मिलेगा। ये जो है आज के टाइम पर रेड 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 डॉट आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख पाओगे पूरी तरह से यूक्रेन को रशिया ने घेर रखा है। इसको लेकर अभी मैंने यहाँ पर पेज नंबर 1 पर ही इस आर्टिकल के बारे में सारी बातें बता दी थी। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और ये देखने को मिलेगी आपको। तो रशिया ने तो पहली बात खुद मांग करी, रशिया ने बोला कि हमारी शर्तें मान लो, हम लोग यहाँ पर इसको इन्वेड नहीं करेंगे, इसको कब्जाएंगे नहीं। ठीक है, और शर्तें कुछ ऐसी हैं जो कि कोई मानेगा नहीं। ठीक है, अब शर्तें कैसी हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर शर्तें मैंने दूसरे आर्टिकल में ओपन कर रखी हैं, वो आर्टिकल दूसरा था, मैंने द क्विंट का आर्टिकल पढ़ा था कल, वहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हाँ, शर्तें क्या बोली है, तो रशिया ने यहाँ पर देखो पहले ही बोल दिया था कि जो नेटो है वो अपने आप को बढ़ाना बंद कर दे। ठीक है, नेटो क्या करे, अपने आप को एक्सपेंड करना बंद कर दे। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है, इसके अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपको ज़्यादातर कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, लगभग 30 कंट्रीज़ हैं। यूएस इसको लीड कर रहा है। और अब यहाँ पर क्या है कि ये जो नेटो है लगातार अपनी ये जो आसपास की कंट्रीज़ है इसको इस ग्रुप में ऐड करता जा रहा है। ये विवाद शुरू कैसे हुआ है, विवाद शुरू ही ऐसे हुआ है कि यूक्रेन जो है नेटो का पार्ट बनना चाहता है, बट रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन एक नेटो का पार्ट बने। ठीक है, तो इसी वजह से रशिया यहाँ पर बोलता है कि अगर यूएस यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाएगा तो इससे रशिया कहीं ना कहीं फिर अटैक करेगा, रशिया कहीं ना कहीं फिर एक वॉर डिक्लेयर कर देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी शर्त क्या लगाई गई, दूसरी शर्त यहाँ पर रशिया ने ये दी है कि जो पोलैंड के अंदर आज के टाइम पर नेटो फैला हुआ है, यहाँ से भी बाहर निकलो। नेटो के जो यहाँ पर बहुत सारे जो सोल्जर्स है वो पोलैंड और लिथुआनिया, खासकर जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, यहाँ पर जो फैली हुई हैं, जो भी यहाँ पर जो सोल्जर्स फैले हुए हैं इनको वापस से बाहर निकालो, वापस से इनको पीछे करो। ठीक है, तो रशिया की काफ़ी सारी मांगें हैं जो कि देखो लगता नहीं कि पूरी की जाएंगी, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बट मैंने आपको बता दिया कि क्या एग्जैक्टली मांग की जा रही है। नेटो एक तरफ से क्या यहाँ पर मतलब रशिया यूएस क्या मांग करता है, यूएस यहाँ पर मांग करता है कि रशिया बिल्कुल भी कब्जाए ना यूक्रेन को, और रशिया मांग करता है कि भाई अब नेटो को मत बढ़ाओ, हम लोग इसको नहीं कब्जाएंगे। तो जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, जो भी बातें
अभी जो पेज नंबर 1 पर मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था वो पूरा आर्टिकल आपको यहाँ पर छपा हुआ देखने को मिलेगा। वही पूरा आर्टिकल है जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि भाई 1,30,000 सोल्जर्स डिप्लॉय करे हैं, क्या क्या डिस्कशन हुआ है, ठीक है, पूरे यूक्रेन को घेर लिया गया है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। बेलारूस, रशिया, सभी जगह पर यहाँ पर ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिए गए हैं, ये मैंने आपको बताया। प्लस काफ़ी डिस्कशन हो चुका है यहाँ पे, जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने यहाँ पर फ्रांस के प्रेसिडेंट से भी बातचीत कर रखी है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई सोल्यूशन निकल कर आ नहीं रहा है। जो कंट्रीज़ है वो अपने लोगों को बुला रही हैं, वही सारी बातें मेंशन है, इसको दोबारा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। पेज नंबर 1 पर मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया, बस शर्तें क्या थी वो बताना ज़रूरी था, वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। आगे आते हैं। नाउ वर्ल्ड पेज पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में डेफिनेटली आने वाले टाइम पर चर्चा हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कल आपको यह आर्टिकल एडिटोरियल पर देखने को मिले। कनाडा ने यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी है, ठीक है। अब इमरजेंसी किस लिए लगाई है? ताकि जो कनाडा के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं उस प्रोटेस्ट को ये लोग रोक सकें, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न बताया गया, हालांकि रीज़न और भी बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर जो आर्टिकल में हम लोग इसको समझते हैं। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, जो इनका पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मंडे में उन्होंने इमरजेंसी लगाई, क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है कनाडा के अंदर, जो ट्रक ड्राइवर्स है वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो है पूरा बॉर्डर वगैरह ब्लॉक कर दिया है। यूएस और कनाडा बिल्कुल पास में आपको देखने को मिलेंगे। यूएस कनाडा बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर आपस में शेयर करते हैं, तो उस बॉर्डर को यहाँ पर ट्रक वालों ने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। ट्रक बीच में खड़े कर दिए हैं और लगातार यहाँ पर हॉर्न वगैरह बजा रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर क्रिएट हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर अब ये एक चीज़ और, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर काफ़ी सारे हेल्थ रूल्स लेकर आ चुका है कनाडा की भाई सबको वैक्सीन लगना मैंडेटरी है, या फिर ऐसे काफ़ी सारे हेल्थ रूल्स हैं कोविड-19 को लेकर। तो इसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों का कहना है कि जो हेल्थ रूल्स है इसको वापस ले सरकार, लेकिन यहाँ पर सरकार इसको वापस ले रही है और इसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, और वो प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सारी चीज़ें जो ब्लॉकेड है वो कर दिया गया है। कनाडा और यूएस के जो बॉर्डर्स है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिसके बाद यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो छुप तो गए थे काफ़ी लंबे समय तक, ये दिख नहीं रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर दिखे हैं तो इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मेन पर्पज़ क्या है? इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मेन पर्पज़ है कि अब सारी पावर्स यहाँ पर कनाडा की सरकार में के हाथ में आ चुकी है। अब कनाडा की सरकार वॉलेंसफुली है, मतलब फोर्सफुली अब यहाँ पर मारपीट कर भी इस पूरे प्रोटेस्ट को ख़त्म कर सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे कनाडा के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। जो कैपिटल ओटावा है यहाँ पर भी काफ़ी बुरा हाल है, सब कुछ यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है ट्रक ड्राइवर्स ने। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद पेज नंबर 14 पर आएंगे, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जिसको हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर आएंगे। देखो द हिंदू एनालिसिस के अंदर, या आप कह सकते हो द हिंदू न्यूज़पेपर में, जो हमारा ऑफलाइन न्यूज़पेपर आ रहा है वहाँ पर टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा है, बट जो ऑनलाइन एडिशन है उसके अंदर ये टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट पब्लिश करके दे रहे हैं। यहाँ पे एक लौता आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये वाला। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हालांकि आर्टिकल कल वाले एक इशू के ऊपर बेस्ड है। वो इशू क्या है कि अभी द फेट ऑफ द अफगान रिजर्व्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो यूएस ने क्या किया, अभी यूएस ने बहुत सारा जो पैसा है अफगानिस्तान का वो अपने पास रख लिया है, अपने पास रख लिया पैसा। इसका मतलब क्या है, सो एक एक करके समझेंगे। देखो हुआ क्या, मैं आपको सारा स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ, आप लोग बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना। देखो 2001 में एक अटैक होता है जिसको आपको पता होगा, जिसको हम लोग 9/11 अटैक बोलते हैं, ठीक है। 9/11 अटैक कहाँ पे होता है? यूएस के अंदर होता है। अब यूएस में वो अटैक अलकायदा करवाता है, ठीक है। बिल्डिंग्स जो होती हैं उसमें से प्लेन पार हो जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर एक तरीके से मर जाते हैं इस पूरे अटैक के अंदर। तो यूएस का एक अटैक है, मतलब इतिहास का सबसे खतरनाक अटैक है 9/11 अटैक, ये आपको पता होगा, ठीक है। जो कि कहाँ पे मेंशन किया गया है? इसी आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है, 9/11 अटैक के बारे में। अब क्या हुआ, जो ये 9/11 अटैक है काफ़ी सारे लोगों की जान गई इसके अंदर, ये चीज़ें आपको पता चली। उसके बाद यूएस क्या करता है? यूएस यहाँ पर पूरे अफगानिस्तान के अंदर ये आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए यूएस एंटर करता है, यूएस घुसता है, 2001 के अंदर घुस जाता है। और फिर उसके बाद लंबे समय तक 2021 तक आप कह सकते हो लगातार यूएस ही यहाँ पर राज करता है। राज नहीं कर सकते तो अगर हम बात करें तो यूएस ही यहाँ पर पूरी तरह से अपनी मिलिट्री के थ्रू कंट्रोल करता है पूरे अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। यूएस यहाँ पर चीज़ों को संभाल रहा होता है। लेकिन साल 2021 के अंदर जब यूएस यहाँ से निकल रहा होता है अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान से निकलते वक्त यहाँ पर जो तालिबान है, ठीक है, तालिबान मतलब एक तरीके से आपको आज के टाइम पर तालिबान जो देखने को मिल रहा है वो उन्होंने पूरी तरह से अफगानिस्तान को कब्जा लिया है, अफगानिस्तान के ऊपर यहाँ पर पूरी तरह से राज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे यूएस 2021 में विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, तालिबान ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर,
है ना। ये चीज़ें देखने को मिली। अब तालिबान ने कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर। इस बीच के अंदर देखो 2001 से लेकर 2021 तक बीच में यूएस काम कर रहा था, तो काफ़ी कुछ काम किया गया अफगानिस्तान के अंदर, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ पर काफ़ी कुछ पैसा अफगानिस्तान ने कमाया भी। अब अफगानिस्तान ने लगभग जो भी पैसा कमाया, और इसका लगभग $9 बिलियन, यहाँ पे मैं बिलियन बोल रहा हूँ, $9 बिलियन जो अमाउंट है ये इन्होंने बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जमा कर दिया। जिसमें से $7 बिलियन तो कहाँ पे जमा किया, डायरेक्ट यूएस के अंदर। $7 बिलियन यूएस के अंदर जमा कर दिया। बाकी यहाँ पर जो भी $2 बिलियन है वो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें से यूके वगैरह है, यहाँ पर भी जमा कर दिया। तो इन्होंने अपना जो पैसा है, मतलब ये पैसा अफगानिस्तान का ही है जो कि यहाँ पर यूएस और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जमा है आज के टाइम पर। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर यूएस ने डिसाइड किया कि हम इस पैसे को रिलीज़ करें, इस पैसे को दें। तो यूएस ने यहाँ पर ये पैसा देने के बारे में डिसाइड किया कि चलो हम लोग पैसे देते हैं। और एक चीज़ और, अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी है। यहाँ पर वो सिचुएशन के बारे में बताया गया। अभी जो बात बताई वो ये है, फिर अफगानिस्तान की सिचुएशन, देन उसके बाद यूएस क्या कर रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान की तो सिचुएशन क्या है ना, गरीबी बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर पहुंच चुकी है। मतलब लोगों के पास खाना खाने को नहीं है बिल्कुल भी। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि लोग अपने बच्चों को बेच दे रहे हैं खाना खाने के लिए। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज मतलब देखने को मिल रही है अफगानिस्तान में, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अब क्या हुआ, इसी समय पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है और अफगानिस्तान का जो बहुत सारा पैसा है वो पैसा आज के टाइम पर मैंने आपको बताया कि लगभग $9 बिलियन वो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर लगा रखा, अलग अलग कंट्रीज़ में रख रखा है। तो यूएस ने डिसाइड किया कि हम लोग ये पैसा अब रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना $7 बिलियन यूएस के अंदर देखने को मिल रहा था। लेकिन यूएस ने बोला हम पैसे तो रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ $3.5 बिलियन ही पैसा अफगानिस्तान को देंगे। तो ये यहाँ पर यूएस ने बोल दिया। हालांकि जो पैसा है ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान का है, बट यूएस ने बोला हम $3.5 बिलियन ही अफगानिस्तान को देंगे, बाकी $3.5 बिलियन यूएस अपने पास रखेगा। ये बाकी $3.5 बिलियन क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो 9/11 अटैक हुआ था उसमें जो लोगों की जान गई थी उनके परिवार वालों को यहाँ पर एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये जो पैसा है ये यहाँ पर 9/11 अटैक के विक्टिम्स को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी $3.5 बिलियन अफगानिस्तान को दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है, अफगानिस्तान के अंदर भी यहाँ पर यूएस ने बोला कि हम लोग डायरेक्टली तालिबान के हाथ में ये पैसा नहीं पहुँचाएंगे, हम लोग ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये पैसा प्रोवाइड करवाएंगे। उसी के थ्रू यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर लोगों को ये एक तरीके से आप कह सकते हो मतलब ये जो पैसा है वो मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है क्या मुद्दा है। मैंने आप लोगों को सारी बातें अच्छे से क्लियर कर दी हैं, ठीक है। जो भी बातें बताएंगे वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन्ड है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ इस आर्टिकल को, तो वही बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। 9/11 अटैक के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन करके बता दी हैं। इसका जिस्ट पढ़ना चाहते हो तो जिस्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। फरवरी 11 में यूएस ने यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। इन्होंने बोला $7 बिलियन जो फ्रोजन रिजर्व्स है अफगानिस्तान का वो हम रिलीज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग उसमें से 3.5 बिलियन ही रिलीज़ करेंगे और बाकी जो 3.5 बिलियन है वो अपने पास रखने वाले हैं, ठीक है। अपने पास रखेंगे और जो लगभग जो 150 फैमिली है जो कि 9/11 अटैक की विक्टिम बनी थी उन फैमिलीज़ को यहाँ पर वो पैसा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो कि आपको क्लियर हो चुका है। क्लियर हुआ नाउ। अब चलते हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। उससे पहले आपको एक आर्टिकल ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या हुआ, अभी देखो यहाँ पर ऑनलाइन गेम्स को बैन करने के ऊपर चर्चा की जा रही है। यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने यहाँ पर काफ़ी सारी बातें बताई हैं। फिलहाल हुआ क्या है, कर्नाटक ने यहाँ पर ऑनलाइन गेम्स को जो है बैन किया, जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा काफ़ी की गई। ऑनलाइन जो गेम्स हैं ये काफ़ी बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, स्टेट्स का कहना है, ठीक है। और ख़ासकर कर्नाटक सरकार का कहना है कि भाई यहाँ पर एडिक्टिव हैं, बच्चों को यहाँ पर एक एडिक्शन सा यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गेम्स के थ्रू, फिर उसके बाद हार जाते हैं तो इससे यहाँ पर काफ़ी सारे क्राइम वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर कर्नाटक का हाई कोर्ट एग्जैक्टली बोलता है कि देखो जो भी बहुत सारे स्टेट्स जो कि यहाँ पर इस गेम को बैन कर रहे हैं, कि देखो कहीं अगर आप गेम को बैन करोगे तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर काफ़ी से जो लिबर्टी है, प्राइवेसी है, इसका भी वोलेशन देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब आर्टिकल का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस यहाँ पर 2-4 बातें ध्यान रख सकते हो। फिलहाल अभी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हुआ है तो ज़्यादा डिटेल में जाना मत। जब भी कोई डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन आएगी, मतलब अभी कुछ ऐसी खास चीज़ें नहीं है, जब भी कोई डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन आती है ना तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को आर्टिकल प्रोवाइड करवाऊंगा। चलते हैं एडिटोरियल के ऊपर। नाउ एडिटोरियल की बात करें तो यहाँ पर अगेन वही ऑनलाइन गेमिंग को लेकर चर्चा की जा रही है, जो कि अभी आप लोग को वो आर्टिकल वहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। कर्नाटक के अंदर जहाँ पे जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह को बैन किया गया। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा,
लेकिन हाँ देखो, मैं आपको एक क्रक्स बता देता हूँ। जो ज़्यादातर हमें आर्टिकल्स दिख रहे हैं ऑनलाइन गेम को बैन करने के लिए, ये हर एक, चाहे वो ये वाला आर्टिकल हो चाहे वो वाला आर्टिकल हो, अब मैंने पढ़ा है तो मैं आप लोग बता रहा हूँ। कोई मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो होते हैं ना कि हाँ भाई एक ज़बरदस्त पॉइंट है यूज़ करने लायक, वो यहाँ पर कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हाँ, जो भी रिपोर्ट्स या जो भी एक्सपर्ट्स बोलते हैं उनका कहना यह है, ऑनलाइन गेम्स को बैन करने की बजाय आप उसको रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप उसके ऊपर थोड़ी सी मॉनिटरिंग कर सकते हो, उसको आप यूज़ करने का तरीका बदल सकते हो, ठीक है। ये आप कर सकते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दो, बट यहाँ पर बैन करना सही नहीं रहेगा, इससे काफ़ी नुकसान भी होगा। यहाँ पे बताया गया, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे हर चीज़ हो, उसके अंदर काफ़ी अफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। उसके बाद एक आर्टिकल यह है, कोविड-19 के बाद स्कूल बंद हुए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्कूल कोविड-19 को लेकर चर्चा की जा रही है, पूरे आर्टिकल में कोविड 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 के बारे में चर्चा की जा रही है। एक आर्टिकल यह है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, आपको पता होगा एक अभी जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो डिलिमिटेशन कमीशन है, उन्होंने एक इंतरिम रिपोर्ट को शेयर किया है। तो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में चर्चा की गई है, कितनी सीट्स यहाँ पर बढ़ गई हैं, सीट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो एक ओवरव्यू लेने वाले हैं इस आर्टिकल के बारे में। तो इकलौता आर्टिकल यही हमारा इंपॉर्टेंट है हमारे इस पूरे एडिटोरियल सेक्शन के अंदर। तो जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बता रखा है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके बारे में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को जब भी एडिटोरियल पढ़ाता हूँ तब भी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि आपको एक चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस करना है, आपको इशू के पीछे भागना है। इशू क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग आंख बंद करके जो भी पॉइंट्स है सब चीज़ों को ही पढ़ लो, इशू के पीछे भागो। इशू क्या है, क्योंकि अब जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में चर्चा की गई, तो आपको ये पता होना चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, प्लस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या बदलाव हुआ है, और आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर 7 मिनट मिलने वाले हैं। 7 मिनट में पूरे आंसर का मतलब पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है मेंस में, ठीक है। तो आपके पास एक इशू तैयार होना चाहिए। तो जब भी आप एडिटोरियल पढ़ो तो एक पर्टिकुलर इशू को देख लो, उस इशू के कुछ पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट्स को रेडी कर लो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको रेडी करके देता हूँ हर एक एडिटोरियल के, ठीक है। तो उसको आप लोग पढ़ सकते हो, बस इतना ज़रूर ध्यान रखना। अब जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि हाल ही में एक इंतरिम रिपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ पर दी है और बताया कि भाई यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे जाएंगे, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो खास कर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको लेकर कुछ चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है ना, इसको हम लोग परिसीमन भी बोलते हैं। डिलिमिटेशन क्या होता है अभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था जून 2021 में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये एक्सरसाइज क्यों स्टार्ट करी गई अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी उससे पहले देखना, पहले जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 87 मेंबर असेंबली हुआ करती थी। 87 की मेंबर असेंबली, मतलब यहाँ पर जो 37 सीट है वो आपको जम्मू से देखने को मिलेगी, और 46 सीट आपको कश्मीर से देखने को मिलेगी, और 4 सीट लद्दाख से देखने को मिलेगी। बाकी 24 सीट वो POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए अलग है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे 37, 46 और 4, टोटल आपको यहाँ पर 87 सीट्स आपको ये देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया। अब उसके बाद क्या है ना कि ये पहले हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब क्या हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन बैठा। डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बैठा, क्योंकि हमने अभी आपको पता होगा 2019 में अगस्त में 5 अगस्त में आर्टिकल 370 को इनऑपरेट कर दिया। अब आर्टिकल 370 हटा तो स्ट्रक्चर बदल गया। स्ट्रक्चर कैसे बदला, पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, फिर उसके बाद ये जम्मू अलग हो गया, ठीक है, लद्दाख अलग हो गया, ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यहाँ पर चीज़ें बदल गई। अब यहाँ पर इसके हिसाब से हमें सीट का अरेंजमेंट भी अलग करना होगा, जब सीट का रिप्रेजेंटेशन होता है खासकर असेंबली सीट्स, ठीक है। तो ये पॉलिटी का आर्टिकल है हमारा, पॉलिटी का आर्टिकल, क्लियर हुआ। तो ये मैंने आपको बताया। तो उसके बाद हम लोग को एक डिलिमिटेशन कमीशन की ज़रूरत पड़ी। अब डिलिमिटेशन कमीशन बैठा, उसने यहाँ पर चीज़ों को बताया। तो क्या क्या बताया मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, बट उससे पहले डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है उसको समझो। देखो एक सेकंड में आपको टॉपिक के ऊपर ले चलता हूँ। डिलिमिटेशन क्या है, डिलिमिटेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ फिक्सिंग और रीड्राइंग द लिमिट्स ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। मतलब कोई असेंबली है, मान लो स्टेट की असेंबली या लोकसभा सीट है, ठीक है, ये एक टाइम पर कुछ और थी। अब क्या हुआ, वहाँ पर सिनेरियो बदल गया। कैसे, देखो अब मान लो यहाँ पर एक जगह है, मान लो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 10 साल पहले था, 10 साल पहले वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम थी। अब 10 साल बाद यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है, तो ऑब्वियस ही बात है लोगों को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। अब लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए सीट्स भी ज़्यादा बढ़ेंगी, कहाँ पर लोकसभा के अंदर असेंबली सीट्स भी यहाँ पर इंक्रीज़ होंगी। तो क्या होगा, इसके लिए हमें वापस से चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर डिलिमिटेशन किया जाता है कि भाई यहाँ पर जो बाउंड्रीज है उसको वापस से फिक्स किया जाए और वापस से सीट के अंदर बदलाव किया जाए। पॉपुलेशन बढ़ी है तो सीट भी बढ़ेंगी, पॉपुलेशन घटी है तो सीट कम हो जाएंगी। तो इसी को हम लोग यहाँ पर डिलिमिटेशन बोलते हैं, क्लियर हुआ।
अब यहाँ पर डिलिमिटेशन के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। डिलिमिटेशन के बारे में सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, हर सेंसस पे क्रिएट होता है, मतलब कि हर 10 साल बाद यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये इस प्रकार से चीज़ों को बदल जाता है, क्योंकि 10 साल के अंदर चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, फिर उसके बाद ये परिसीमन बैठता है, कमीशन बैठता है, और कमीशन यहाँ पर बताता है कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सीट इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डिलिमिटेशन के बारे में। तो ये कहाँ पर मेंशन्ड है, जो आप लोग आर्टिकल 82 देखोगे तो आर्टिकल 82 के अंदर डायरेक्टली मेंशन है कि पार्लियामेंट यहाँ पर डिलिमिटेशन एक्ट को बनाता है, हर एक सेंसस के बाद हर 10 साल बाद यहाँ पर इसको बनाया जाता है। और आर्टिकल 170 के अंदर मेंशन्ड है कि भाई जो राज्य सरकार है वो भी यहाँ पर अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर सकती है, तो मतलब डिलिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप कह सकते हो कि स्टेट जो है आर्टिकल 170 के अंदर मेंशन्ड है, और बाकी राज्य सरकार यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारा पार्लियामेंट है वो हमारा आर्टिकल 82 के अंदर ये डिलिमिटेशन कमीशन को बैठाता है, इस एक्ट को इनेक्ट करता है हर 10 साल बाद। अब जब ये एक्ट आएगा तो मतलब क्या है, जैसे ही एक्ट फोर्स में आ जाएगा, जैसे मतलब एक्ट को हम लोग कहेंगे कि आप वर्किंग में आ गया, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी सरकार है वो एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगी, एक कमीशन बनाई जाएगी, और वो कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कि आर्टिकल 82 के अंदर बनाई जाती है, और उस कमीशन का मेन काम होता है कि चीज़ों को देखना और बाकी क्या क्या बदलाव हुए हैं उसके हिसाब से चीज़ों को बदलना और सीट्स को इंक्रीज़ करना। ठीक है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से सीट्स को इंक्रीज़ कर देना। तो जो डिलिमिटेशन एक्ट है इसको सबसे पहली बार 1952 के अंदर लाया गया था। तो अभी तक आपका क्वेश्चन होगा कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है, तो अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है, वो लगभग 1952, 1963 और 1973 और 2002 के अंदर, ये 4 बार अभी तक यहाँ पर परिसीमन हुआ है। अब इस कमीशन के अंदर होता कौन कौन है, तो डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ये काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें इसमें कौन कौन होता है, तो यहाँ पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे, तो ये सब लोग को होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक कमीशन बैठता है। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन की ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए होगा, है ना। अब पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी तो हमें यहाँ पर उसके हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन भी लेकर आना पड़ता है। उसके साथ साथ बताया गया बहुत सारी जगह पर माइग्रेशन होता है, एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह पर लोग जाते हैं, गाँव से निकलकर शहरों में जाते हैं, तो इसकी वजह से भी डिलिमिटेशन की ज़रूरत हम लोग को पड़ जाती है। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को हटाया गया, चीज़ें बदली, उसके बाद यहाँ पर डिलिमिटेशन को लाया गया। और पहले यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 87 सीट हुआ करती थी, लेकिन अब जब डिलिमिटेशन की एक कमीशन बैठा उसने यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करी, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद इन्होंने बताया कि अब सीट को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 87 से डायरेक्टली 90 सीट्स कर दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, मैं आपको टॉपिक पर लेकर चलता हूँ, एक सेकंड कहाँ गया यार, हाँ यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कि कितनी कितनी सीट्स कर दी गई हैं, तो 87 टोट पहले थी, लेकिन अब यहाँ पर इस कमीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने यहाँ पर बोला है 87 से 90 सीट्स कर दी जाएंगी, तो 93 सीट को बढ़ा दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले यहाँ पर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर पूरा एक स्टेट था, अब अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो चुका है। तो यहाँ पर जम्मू के लिए कितनी रखी गई सीट, तो कश्मीर प्रोविंस के लिए आपको देखने को मिलेंगी 43 सीट्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, सॉरी यहाँ पर मैंने ऊपर देखना नहीं, जम्मू के लिए यहाँ पर 43 सीट्स रख दी गई और कश्मीर के लिए 47 सीट्स रख दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे जम्मू के लिए 43 और कश्मीर के लिए 47, तो ये सीट्स अब अलोकेट कर दी गई हैं। पहले जो 87 हुआ कर दी थी, 4 लद्दाख के लिए रखी गई थी, वो लद्दाख के लिए कैंसिल हो गई, लद्दाख वाली सीट खत्म कर दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये अभी यहाँ पर टोटल 90 हो चुकी हैं। तो पहले 87 हुआ करती थी, अब यहाँ पर 3 सीट बढ़ा दी गई हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे 3 सीट कैसे बढ़ी, इधर 43 हो गई, इधर 47 हो गई, टोटल मिलाकर यहाँ पर 90 हो गया। तो 90 सीट कर दी गई हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन भी रखा गया है। ठीक है, इस कमीशन ने यहाँ पर बोला है कि कुछ सीट्स रिजर्व करी जाएंगी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ठीक है, कुछ हिंदूज़ के लिए, जो कि यहाँ पर कौन से वाले रीजन है, सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर वाले रीजन से देखने को मिलेंगे। और कुछ सीट्स यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले लोगों के लिए यहाँ पर रिजर्व कर दी गई है कि यहाँ पर इन सीट के ऊपर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और शेड्यूल्ड कास्ट का कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर व्यक्ति गुज्जर और बकरवाल हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनको भी मदद मिलेगी। तो एग्जैक्टली कहना यह है कि जो ट्राइब्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर सीट्स को अलोकेट कर दिया गया है इस कमीशन के अंदर में। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ पर क्लियर कर चुके हो। तो अभी फिलहाल पहले 87 हुआ करती थी, अब यहाँ पर टोटल 90 सीट्स कर दी गई हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पर चीज़ें बदल दी गई हैं। हालांकि इसकी आलोचना काफ़ी ज़्यादा हुई। आलोचना क्यों हुई, इसकी निंदा इसलिए हुई कि भाई यहाँ पर बोला गया कश्मीर के अंदर जनसंख्या ज़्यादा है, तो आपने यहाँ पर 47 सीट दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जम्मू में जो आपका
जो भी लोग हैं, जो जनसंख्या है वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर 43 सीटें हैं। तो तब भी अगर हम उसके हिसाब से देखें तो कश्मीर के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो सिर्फ आपने सीट बहुत कम बढ़ाई है, ठीक है। तो आपने सीट का इंक्रीमेंट बहुत कम किया, सिर्फ 3 ही सीट बढ़ाई है, नहीं ऐसा नहीं है, सीट थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर कश्मीर को देनी चाहिए थी। इसको लेकर काफ़ी आलोचना भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि जम्मू के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 53.50 लाख के आसपास की देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कश्मीर में आपको जो पॉपुलेशन है वो 68.88 लाख के आसपास है। तो यहाँ पे बताया गया कि कश्मीर के अंदर ज़्यादा सीट होनी चाहिए। इसको लेकर एक छोटी सी आलोचना भी हुई थी। आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका है। नाउ यहाँ पर इसके साथ साथ मतलब कि देखो इस आर्टिकल में कुछ और चीज़ें भी मैंशनड है, जैसे कि बोला गया डिलिमिटेशन कमीशन तो हुआ, सीट्स इंक्रीज़ करी गई, उसके बाद भी यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए था, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए था, जो वेमेन का पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर लेना चाहिए था। ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं वेमेन का पार्टिसिपेशन नहीं है तो वेमेन का पार्टिसिपेशन लो, फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको लेकर चर्चा की जा रही है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन में मिलना चाहिए, स्पेशल फोकस फॉरेस्ट के ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया गया है। तो एग्जैक्टली आप कह सकते हो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा, बट फिलहाल डिलिमिटेशन कमीशन क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। हाँ, फिर उसके बाद लास्ट में आपको एक आर्टिकल ये भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये बात करता है अगेन किसके बारे में, कोविड-19 के बारे में, कि कोविड-19 में हम लोग को क्यों वेंटिलेशन, क्यों एयर प्योरीफायर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ें बताई गई हैं। प्लस फिर यहाँ पर कास्ट डेटा का इंपॉर्टेंस बताया गया। ये आर्टिकल अभी के लिए रोक दो, क्योंकि आने वाले टाइम पर ये चर्चा में आने वाला है, क्योंकि 2022 में हमारा सेंसस क्रिएट होगा, सेंसस बनेगा, तो बहुत चर्चा में आएगा। बहुत, जैसे आज के टाइम पर रशिया यूक्रेन चल रहा है ना, वैसे ये मतलब चर्चा होने वाली इस आर्टिकल के बारे में, तो इसको अभी के लिए यहाँ पर रोक देते हैं, ठीक है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। 2019 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि कौन सा जो हमारा संविधान का आर्टिकल है वो हमारे राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस को प्रोटेक्शन देता है, तो वो है आंसर करेक्ट है, आंसर बी, आर्टिकल 21। ओके, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।